नमस्कार दोस्तों, एग्जाम पास में आप सबका स्वागत है। मैं सनत वाजपेयी आज आपके सामने टॉपिक लेकर आया हूं, हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, हृदय और परिसंचरण तंत्र। इस क्लास का ऑब्जेक्टिव रहेगा, आज इस क्लास के बाद आपको आरआरबी एनटीपीसी के जो जो हार्ट से रिलेटेड या हृदय से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, या कहें ब्लड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है कि वो ब्लड कौन से चैम्बर से शुद्ध आता है, कौन से अशुद्ध आता है, आर्टरी में क्या रहता है या वेन्स में क्या रहता है, या आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की अगर हम बात करें कितना कितना है, ये हीमोग्लोबिन किसका पार्ट है, वो सारी बात आज किस क्लास के बाद आपको क्लियर होने वाली है। दोस्तों, मुझे 12 सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस है और मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन गवर्नमेंट कॉलेज सिरसा से, और मेरा स्टेट रैंक रहा था कॉमन इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट में 2276। तो शुरुआत करते हैं इसकी क्लास का। यस, हृदय और परिसंचरण तंत्र। तो कभी एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है, आरआरबी पूछता है कि मानव शरीर का सबसे बिजी पार्ट क्या है, बिजिएस्ट पार्ट ऑफ बॉडी इज हार्ट। तो याद रखना आपको हृदय। कई बार दिमाग में प्रश्न आता है, कहीं ऐसा लगता है कि यार दिमाग तो ज्यादा बिजी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा आपके दिमाग में आ रहा है तो वो गलत है। दिमाग से भी ज्यादा बिजी रहता है हृदय। मतलब अगर दिल ने 10 मिनट की छुट्टी ले ली तो आपकी छुट्टी हो जाएगी। तो ध्यान रखना है, दिल को कोई छुट्टी नहीं है। और दिमाग का लोड कम ज्यादा होता रहता है, लेकिन दिल का लोड तो एक ऐसा नहीं है कि दिल का लोड ज्यादा नहीं होता है, लेकिन इसका एक एवरेज लोड है, वो तो कभी कम हो ही नहीं सकता। तो ध्यान रखना, बिजिएस्ट पार्ट। अगर कभी का एक छुट्टी अगर लेता है तो कभी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाए, कितनी देर का लिए विश्राम करता है, तो याद रखना 0.8 सेकंड का ही आप इसको विश्राम कह लें या दो धड़कन के बीच का गैप कह लें। तो कभी कहता है एक धड़कन से दूसरी धड़कन के बीच का गैप कितना है, 0.8 सेकंड, और यही इसका विश्राम माना जाता है। क्लियर हो गया? असल में कोई छुट्टी लेता ही नहीं है। नेक्स्ट इज, हृदय 1 मिनट में 4 से 4.5 रक्त शुद्ध करता है। आप समझ रहे हैं, आपके शरीर में औसतन पुरुषों में 5 से 6 लीटर, महिलाओं में 5 से 5.5 लीटर टोटल ब्लड है, और ये 4 से 4.5 लीटर को ऑक्सीडाइज कर सकता है सिर्फ 1 मिनट में। मतलब ऐसा कोई मोटर, ऐसा कोई सबमर्सिबल शायद आपने सुना नहीं होगा कि कितना ज्यादा इसकी एफिशिएंसी है। तो अगर आप बहुत ज्यादा एफिशिएंट पंप का इस्तेमाल कर रहे हैं, तब कहीं जाकर आप अपने हृदय से उसको कंपेयर कर सकते हैं। मतलब आप थोड़ा थोड़ा ऐसा अंदाजा लगाएं, हमारा हृदय औसतन 4 से 5 वॉट पर काम करता है। ध्यान दीजिए, 4 से 5 वॉट का पंप हमारा है। और कूलर पंप की बात करें, जो कूलर की घास गीली करने में काम आता है, साधारणतः वो 70 से 80 वॉट का पंप होता है, और ये भी इतना काम नहीं कर रहा जो हमारा दिल कर रहा है। आपने देखा हो साधारणतः 80 वाट का ये जो कूलर वाला पंप है, ये 2 फुट 2.5 फुट तक पानी को ऊपर लेकर जाता है, घास तक पहुंचाता है। लेकिन अगर आपकी हाइट 5 से 6 फुट औसतन है, तो ये 6 फुट तक, मतलब हृदय आपके दिमाग से लेकर आपकी पैरों की आखिरी नस तक जो ब्लड पहुंचा रहा है, ये अपनी 4 से 5 वाट की पावर पे ये काम कर रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, ये दुनिया के सबसे एफिशिएंट पंप में माना जा सकता है। और हो भी क्यों ना, ये गोल्ड का कमाल का डिजाइन है। और तो ध्यान रखना है, ये 4 से 4.5 लीटर रक्त को प्यूरिफाई करता है, ऑक्सीडाइज करता है 1 मिनट में। तो एक पूर्ण विकसित पुरुष में, जैसे मैंने पहले बताया आपको, किसी बुक में 5 से 6 लीटर लिखता है, किसी में 5 से 7, तो आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना है। तो औसतन ये ध्यान रखना, 5 से 6 या 7 का गैप रहता है। महिलाओं में ये फर्क होता है। तो ध्यान रखना, महिलाओं में औसतन ये ब्लड थोड़ा कम लिखना है, तो 5 से 7 लीटर पुरुष में लिखना है, और महिलाओं में 5 से 6 लीटर रक्त। तो ध्यान रखना है, ये औसत आपको समझते हैं कैसे निकाला जाता है। जैसे हमने 40-50 हजार लोगों का इस प्रकार से कोई पूर्ण विकसित होने के बाद सर्वे किया, तो हमने ये देखा कि उनमें या डायलिसिस के जरिए भी देखा जाता, या वैसे भी हम अंदाजा लगाते हैं, तो ये 5 से 7 लीटर का ब्लड जो उसमें निकल कर आ रहा है। किसी में 4 लीटर आ रहा है, किसी में 5 आ रहा है, किसी में 6 आ रहा है, किसी में 7 है, किसी में 8 भी आ रहा है। तो औसतन जब निकालते हैं तो वो 5 से 7 के बीच में निकल रहा है। शरीर के भार का कभी के कितना % ब्लड का भार है, तो ध्यान रखना आप लोगों को, हमारा भार अगर 100 केजी हम मान ले, तो 100 केजी में 7% यानी 7 किलो जो है वो अकेले हमारे खून का भार है। तो आपको ध्यान रखना है, किसी के भी वेट का 7% जो है वो ब्लड का वेट माना जाएगा। क्लियर हो गया? तो एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन है कितना परसेंट, आपको ध्यान रखना 7% ह्यूमन वेट इज ऑफ ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय 1 मिनट में 72 से 80 बार धड़कता है। बीटिंग रेट ऑफ हार्ट इज 72 टू 80 टाइम्स पर मिनट। हृदय 1 मिनट में 72 से 80 बार धड़कता है, और एक बीट से अगली बीट का जो इंटरवल है वो है 0.8 सेकेंड। ध्यान रखना, 0.8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड का गैप है एक बीट से अगले बीट के बीच का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्तनपायी के हृदय में
कितने कोष्ठक या चैम्बर होते हैं? देयर आर 4 चैम्बर्स इन मैमल हार्ट। क्लियर हो गया? तो हम मनुष्य किस श्रेणी में माना जाता है? ये मैमल श्रेणी में माना जाता है। स्तनपायी जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है, तो एक स्तनपायी के हृदय में 4 खाने या 4 कोष्ठक होते हैं। आपको पता होगा हृदय जो हमारा है कुछ इस प्रकार, जैसे मेरी मुट्ठी मैंने बनाई है इस प्रकार का ही होता है, मुट्ठी के आकार का होता है। और जैसे आपको यहाँ दिख रहे हैं 4 1 2 3 4, इसी प्रकार से 4 कोष्ठकों में इसको डिवाइड किया जाता है। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4, इनके काम के हिसाब से अलग अलग 4 खाने हैं। तो एक स्तनपायी के हृदय में कितने कोष्ठक हैं? 4 कोष्ठक हैं। आपको ध्यान रखना है, कभी इस प्रकार का कोई प्रश्न आता है कि क्रोकोडाइल है, एलिगेटर्स हैं, तो इनमें 3 चैम्बर माने जाते हैं और पक्षियों में भी 3 चैम्बर माने जाते हैं। मछलियां प्राय अशुद्ध रक्त से जीवन जीती हैं, इनको हार्ट चैम्बर 2 माने जाते हैं। क्लियर? तो अब हमें इस हार्ट वर्किंग वर्किंग को समझना है, क्योंकि पूछता है कि बायां निलय क्या कर सकता है, दायां निलय क्या कर सकता है, कहाँ रहता है ये। तो ये ध्यान रखें, हृदय का सामान्य भार, वेट ऑफ ह्यूमन हार्ट कितना है? हमारे हृदय का जो भार है वो है 300 ग्राम। क्लियर होगा? 300 ग्राम का। तो दिमाग में याद रखना आपको, हमारी किडनी, क्लियर होगा? किडनी यानी हमारे वृक्क, दोनों मिलाकर औसतन 300 ग्राम बनता है, यानी एक किडनी औसतन 150 ग्राम की होती है। और हृदय 2 किडनियों के मिला के जो भार बनता है औसत 300 ग्राम का होता है। क्लियर हो गया? तो थोड़ा सा रिलेट करके चीजों को याद कर पाना आसान हो जाता है। हृदय के 4 कोष्ठक कौन कौन से हैं? बायां आलिंद, दायां आलिंद, बायां निलय, दायां निलय। क्लियर हो गया? लेफ्ट ऑट्रियम या ऑरिकल भी कह सकते हैं, राइट ऑट्रियम या ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। याद रखना, इसका सिर्फ नाम सुनते ही आपको इसका वर्किंग समझ में आ जाएगा। अगर आप इस क्लास को ध्यान से देखेंगे, सिर्फ नाम सुनते ही अगर आपको समझ में आ गया बायां आलिंद, तो आप बता देंगे बायां है तो मतलब ये होगा, आलिंद तो मतलब ये होगा। तो मैं चाहता हूं आप लोग उस चीज को बड़े ध्यान से देखें। या डायग्राम में भी मैंने कोशिश की समझाने की। देखिए, मैंने बताया जैसे हृदय को हम 4 चैम्बर में डिवाइड कर सकते हैं इस प्रकार से, 1 2 3 एंड ये 4। क्लियर हो गया? तो अगर क्लियर नहीं हो रहा तो मैं आपके लिए एक नया डायग्राम भी बना सकता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये इसको इस प्रकार से मानते हैं। ध्यान रखिएगा, मोटी बात क्या है, ये जो ऊपर वाले दोनों चैम्बर, याद रखिएगा, मैंने आपको देख रहे यहां पर भी ऐसे गोला कर रखा है और यहां पर भी ऐसा गोला कर रखा है। तो ये ऊपर वाले 2 चैम्बर, ऊपर वाले, याद रखिएगा ऊपर वाले दोनों चैम्बर हैं आलिंद। ध्यान रखिएगा, ऊपर वाले जो चैम्बर उनको बोलते हैं आलिंद या ऑरिकल, इसको आट्रियम भी कह सकते हैं। नीचे वाले दोनों चैम्बर को बोलते हैं निलय, निलय यानी वेंट्रिकल। ध्यान रखिएगा, ऊपर वाले दोनों चैम्बर को बोलते हैं आलिंद, नीचे वाले दोनों चैम्बर को बोलते हैं निलय या वेंट्रिकल। ठीक हो गया? तो आप लोगों को सिर्फ नाम से क्लियर हो जाएगा कि ऊपर वाले चैम्बर में हमेशा रहेगा। याद रखिएगा, ऊपर वाला जो चैम्बर है इसका मतलब होता है कि हमेशा रक्त जो है वो एंटर कर रहा है इसमें, और नीचे वाले चैम्बरों से एग्जिट करेगा, चाहे वो प्योर ब्लड एंटर करे या इम्प्योर ब्लड एंटर करेगा। एंटर होगा तो आलिंद में, ऊपर वाले हिस्से में, और एग्जिट होगा तो नीचे वाले हिस्से से। तो इसको बड़े अच्छे से दिमाग में रखना है। और अब बात कर लेते हैं प्योर और इम्प्योर की। तो देखो, आपको शायद राइट साइड पे ये दिख रहा होगा, ये वाला हिस्सा। क्लियर हो गया? बट आपको पता है अगर हम इसको सामने से देखें तो उसको उल्टा पढ़ा जाता है। क्लियर हो गया? तो इस चीज को हम यहां लेफ्ट मानेंगे। आप एनसीईआरटी भी फॉलो कर सकते हैं, एनसीईआरटी में डायग्राम देख सकते हैं। बायां माना जाएगा इस चीज को, बायां हिस्सा, और ये माना जाएगा दायां। क्लियर हो गया? डायग्राम में आप देख लीजिएगा बुक्स में, जो आपको राइट साइड पे नजर आ रहा है वो वास्तव में क्या है? आपका बायां है। क्लियर हो गया? जो लेफ्ट साइड में नजर आ रहा है वो क्या है? आपका दायां हिस्सा है। तो आप लोगों को भूलना नहीं है। वैसे मुझे लगता है शायद आप में से कई लोग तो दायां बायां ही नहीं जानते होंगे, हिंदी मीडियम वाले ही नहीं जानते होंगे, शायद इंग्लिश मीडियम वाले तो बहुत दूर है। वैसे मैं आपको बहुत आसान सा तरीका बता रहा हूं, ये आपको रीजनिंग में भी काम आएगा। अगर आप सनराइज हो रहा है उस समय अपना फेस को सन साइड करके खड़े हो जाएं, अपना पूर्वमुखी होकर खड़े हो जाएं, तो आपका सज्जा हाथ, यानी जिससे आप प्राय लिखते हैं, कहते हैं सज्जा खब्बा, राइट हैंड जो होगा हमारा दक्षिण दिशा में होगा। तो याद रखना आपको, दा से दायां, दा से दक्षिण। क्लियर होगा? दा से दायां, दा से दक्षिण। अगर आप पूर्वामुखी होकर खड़े हो जाए, जहां से सूरज उदय हो रहा है, अगर यहां पूर्व है सामने वाली दिशा, तो ये वाली जो मेरे राइट साइड पर है ये होगी दक्षिण, और अगर बाईं तरफ है तो ये होगी उत्तर, और पीठ पीछे हो जाएगा पश्चिम। क्लियर हो गया? बहुत आसान है। जिस डायरेक्शन से सूरज निकलता है, अगर वहां पर आपका फेस है, आपका चेहरा है, तो पूर्व, और दाएं दिशा में सज्जे हाथ में आपकी डायरेक्शन जो होगी वो होगी
दास से दाया, दाग से दक्षिण। आपको पता होगा उत्तर दिशा में प्राय सूरज नहीं जाता है, ध्यान रखना इस चीज को। उत्तर लाइन के ऊपर आ जाएगा, यानी भूमध्य रेखा पर आ जाएगा, सर के ऊपर आ जाएगा, लेकिन उत्तर दिशा में जो हम नॉर्थ हेमिस्फीयर के लोग हैं, उत्तरी ध्रुव के लोग हैं, उन लोगों के लिए जो सूरज है कभी उत्तर दिशा में उतरता नहीं है। तो आप लोगों को बात याद रखनी है, द से दक्षिण यानी दक्षिण दिशा में तो सूरज उतर जाएगा, ठीक हो गया, लेकिन उत्तर दिशा में वो रॉन्ग साइड माना जाएगा, वो नहीं उतरेगा वहां पर, ठीक हो गया। तो इस चीज को कैसे भी याद करो, याद रखना मेन मकसद है, जो आपको आरआरबी एनटीपीसी का पेपर जो है वो क्लियर करवा सकता है। तो बहुत अच्छे से अपने दिमाग में इसको बिठा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक लाइन जो बोल रहा हूं ये सारी आपके पेपर को रिलेट करता है, ठीक हो गया। तो दाया जब कभी भी आप सुनेंगे दाया, क्लियर हो गया, दाया जो है वो आपको दिख कहां रहा होगा, बाएं दिशा में दिख रहा होगा, आपको उल्टे हाथ में दिख रहा होगा। और जब सुन रहे हैं बाया, तो ये है तो आपका राइट साइड में, लेकिन होगा ये बाया, ठीक हो गया। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, याद रखना, जब कभी भी आए लेफ्ट, लेफ्ट होगा प्योर ब्लड और राइट होगा इम्प्योर ब्लड, समझ में आ गया। लेफ्ट होगा शुद्ध रक्त, राइट होगा अशुद्ध रक्त, ठीक हो गया। बाएं में शुद्ध रक्त है, दाएं में अशुद्ध रक्त है, ठीक है। बाएं में शुद्ध रक्त है, दाएं में अशुद्ध रक्त है, इस चीज को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो, क्लियर हो गया। बाएं में शुद्ध रक्त, दाएं में अशुद्ध रक्त है, क्लियर हो गया। तो इस चीज को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना। अब सिर्फ नाम सुन के आप बता देंगे, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, बाया निलय क्या काम करता है, बाया निलय, तो नाम बाया है तो कैसा ब्लड होगा, अशुद्ध, बाया सॉरी बाया है तो शुद्ध, क्लियर, इसको क्लियर कर लीजिए। लेफ्ट पार्ट में शुद्ध रक्त है तो शुद्ध, ये तो समझ में आ गया। अब निलय का काम क्या होगा, एंटर या एग्जिट, इसका काम होता है एग्जिट, तो शुद्ध रक्त जो है वो निकल रहा है, एग्जिट कर रहा है, क्लियर हो गया। तो शुद्ध रक्त निकलेगा, इसका मतलब ब्लड ऑक्सीडाइज होकर हृदय से शरीर की तरफ जाता है, कौन से चैम्बर से, बाएं निले से। इसी प्रकार से कोई और उठा के देख लीजिए, जैसे हमने एग्जांपल उठा लिया दाया आलिंद, दाया है तो आपको पता है दाया है तो अशुद्ध, दाया है तो अशुद्ध, आलिंद है तो आ रहा है, आना। तो अशुद्ध रक्त किस चैम्बर से हृदय में दाखिल होता है, दाया आलिंद, ये सबसे पहला नंबर चैम्बर, ये चैम्बर है पहला नंबर चैम्बर, दाया आलिंद। इसके बाद ही कहां जाएगा, नंबर 2, इस चैम्बर से ये अशुद्ध रक्त ही, ध्यान रखिए, अशुद्ध रक्त ही हमारे फेफड़ों को मिलता है, और फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेने के बाद कहां प्रवेश करता है, चैम्बर नंबर 3 में। तो ये शुद्ध तो आ चुका है, लेकिन अब बॉडी को किससे मिलेगा, चैम्बर नंबर 4 से मिलेगा, क्लियर हो गया। तो एक एक चैम्बर की वर्किंग दिमाग में एकदम क्लियर होनी चाहिए। अगर ये डायग्राम आपको समझ में आ गया तो इसका मतलब आपको ब्लड की जो प्यूरिफिकेशन है एकदम समझ में आ जाएगी, क्लियर हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसमें वही चीजें हमने लाइनों की फॉर्म में लिखी है जो अभी मैंने आपको बताई हैं। रक्त हृदय से शरीर की ओर, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए, जो ब्लड है, ठीक है, ये बूड लिखा है, ये ब्लड कर लीजिएगा इसको, ब्लड हार्ट टू बॉडी, ध्यान रखिएगा, हृदय से शरीर को जो ब्लड मिलेगा वो कैसा होगा, नेचुरल, आपको पता है वो शरीर की तरफ क्यों जा रहा है, वो शुद्ध हो चुका है, ऑक्सीडाइज हो चुका है इसलिए वो जा रहा है, तो प्योर ब्लड होगा, ऑक्सीडाइज ब्लड होगा, प्योर ब्लड। और किस में चलेगा, आर्टरीज में चलेगा, ठीक हो गया, आर्टरीज में चलेगा, माने इसको क्या बोलते हैं आप, आर्टरीज यानी धमनियां, क्लियर हो गया, धमनियां। तो क्वेश्चन आ रहा है, रक्त हृदय से शरीर की ओर धमनियों में होगा और शुद्ध रक्त होगा। तो क्वेश्चन एक और आता है, शरीर में जो प्योर ब्लड है वो कौन कैरी करती है, आर्टरीज या वेन्स, तो वो आर्टरीज कैरी करती है, धमनियां कैरी करती हैं, वेन्स कैरी नहीं करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, रक्त शरीर से हृदय की ओर, ब्लड बॉडी टू हार्ट, क्लियर हो गया, बॉडी टू हार्ट, बॉडी से हृदय की तरफ कौन लेकर जाता है, ये इम्प्योर ब्लड है तो हमें आगे आगा, कौन लेकर जाता है, धमनियां लेकर जाती हैं, क्लियर हो गया, धमनियां लेकर जाती हैं। इस चीज को हम सिलसिलेवार ढंग से चैम्बर वाइज भी समझ सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन यहां इस प्रकार से आ जाए कि ये चैम्बर नंबर, जैसे इसको देखते हैं, यस, ये चैम्बर नंबर 1 की बात कर लेते हैं,
तो क्वेश्चन क्या आ रहा है, अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त जो वेन्स यानी शिराओं के जरिए सबसे पहले किस चैम्बर में प्रवेश करता है? इस चैम्बर का नाम होगा दाया आलिंद। क्लियर हो गया? दाएं आलिंद में जो ब्लड आ रहा है वो कौन लेकर आ रहा है? वेन्स लेकर आ रही हैं। वेन्स माने शिराएं लेकर आ रही हैं। ठीक हो गया? फिर इसके बाद ये ब्लड आ गया नंबर 2 चैम्बर पर। यहां एक वाल्व होता है, वो वाल्व खुलता है कुछ माइक्रोसेकंड के लिए और ब्लड यहां आ जाता है, और उसके बाद ये ब्लड नंबर 2 से जाएगा हमारे फेफड़ों में। तो क्वेश्चन क्या है, अशुद्ध रक्त, यहां भी अभी अशुद्ध रक्त है, अशुद्ध रक्त दाएं निलय से फेफड़ों तक प्रवेश करता है। दाएं निलय से फेफड़ों तक यानी राइट वेंट्रिकल टू लंग्स। तो ये ले जाने वाली जो पाइप है इनका नाम क्या है? अशुद्ध है। याद रखिएगा अशुद्ध है, और इसको बोलेंगे हम प्लमनरी। प्लमनरी अशुद्ध है तो आर्टरीज। ये याद रखिएगा, जब भी नाम के आगे प्लमनरी आ जाए तो ये उल्टा हो जाएगा। आर्टरीज में वैसे प्योर ब्लड होता है पूरी बॉडी में, बट एक्सेप्शनल क्या है, अजीब बात क्या है, जब कभी भी नाम के आगे प्लमनरी आ जाएगा, फुसफुस धमनियों में प्योर ब्लड नहीं होता, फुसफुस धमनियों में अशुद्ध रक्त या इम्प्योर ब्लड होता है। बात समझ में आ गई? एकदम क्लियर रखना है, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्लास है, कंफ्यूज होने के लिए नहीं है। क्या आप सर अभी अभी आपने बताया आर्टरीज में तो प्योर ब्लड होता है, बिल्कुल मैंने बताया, लेकिन मैं आपको दोबारा क्लियर कर रहा हूं कि जहां भी नाम के आगे फुसफुस का साधारण अर्थ होता है हमारा फेफड़ा, बिकॉज फेफड़ा कोई हिंदी का शब्द नहीं है, ये अरबी या उर्दू का शब्द है। तो अगर हम इसको हिंदी में कहें तो फेफड़े को बोलते हैं फुसफुस। तो जब कभी भी वो नाम में आ रहा है फुसफुस धमनियां या फुसफुस शिराएं, तो ये ठीक विपरीत काम करेगा साधारण शिराओं या धमनियों से। ठीक हो गया? धमनियों में प्राय पूरे शरीर में शुद्ध रक्त होता है, लेकिन फुसफुस धमनियों में शुद्ध नहीं होगा, अशुद्ध होगा। ठीक हो गया? नंबर 2 से ये कहां जा रहा है? हमारे फेफड़ों तक। उसके बाद फेफड़ों में ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद फेफड़ों से, हमारे फेफड़ों से ब्लड जाएगा हृदय के चैम्बर नंबर 3 में। तो ब्लड फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट ऑरिकल या लेफ्ट ऑट्रियम, रक्त फेफड़ों से या फुसफुस से बाएं आलिंद तक जा रहा है। बाया है तो इसका मतलब प्योर है, आट्रियम है इसका मतलब आ रहा है। ठीक हो गया? अभी किन पाइपों के जरिए आ रहा है, पाइपों का नाम क्या होगा? क्योंकि फेफड़ों से आ रहा है, जिसके इसका नाम क्या है? नाम क्या होगा इसका? प्लमनरी, प्लमनरी वेन्स। आपको ये बात याद रखनी है, फुसफुस शिराएं। वैसे शिराओं का अर्थ क्या होगा? शिराओं में ब्लड मिलता है आप लोगों को, कभी भी बॉडी में का है, बॉडी में जो शिराएं हैं वो प्योर ब्लड कैरी करती है, इम्प्योर। तो शिराएं जो है वो ब्लड कैरी करती है इम्प्योर, लेकिन नाम के आगे क्या आ रहा है? प्लमनरी या फुसफुस। तो फुसफुस शिराएं ऐसा शब्द आ जाए तो फुसफुस शिराओं में प्योर ब्लड कैरी होगा। ध्यान रखिएगा, पूरी बॉडी में वेन्स में इम्प्योर, बट प्लमनरी वेन्स में प्योर ब्लड यानी ऑक्सीडाइज ब्लड। और वो ऑक्सीडाइज ब्लड कहां आ गया? वो आ गया चैम्बर नंबर 3 में, जिसका नाम क्या है? लेफ्ट ऑट्रियम या लेफ्ट ऑरिकल। और अब ये ब्लड यहां वाल्व से जाएगा नंबर 4 में, और 4 चैम्बर का नाम क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल, बायां निलय। ठीक हो गया? क्वेश्चन क्या है? जो ब्लड है वो किस चैम्बर से पूरी बॉडी को मिलता है और कौन सी पाइपों से मिलता है? तो ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू होल बॉडी, लेफ्ट वेंट्रिकल टू होल बॉडी इज फ्रॉम आर्टरीज। याद रखिएगा, आर्टरीज के पास प्योर ब्लड होता है, और उसमें जो सबसे पहली आर्टरी है उसको बोलते हैं एरोटा। तो याद रखिएगा, कभी भी कहे हिंदी में बोलते हैं उसको महाधमनी, सबसे बड़ी धमनी एरोटा, इसी को सबसे पहले जो प्योर ब्लड मिलता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो एग्जाम में पूछ चुका है अरबी कि प्योर ब्लड जो है वो किस धमनी को सबसे पहले मिलता है? महाधमनी, इसका इंग्लिश में नाम एरोटा। क्लियर हो गया? तो आपको काफी हद तक इसके चैम्बर के बारे में और इनके पाइपों के बारे में बात समझ में आ गई होगी।
तो इसको आप रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें अभी बात आती है कि इसमें, हाँ ये हमने कर लिया, ब्लड हार्ट टू लंग्स, जब कभी भी कनेक्शन होगा हृदय से फेफड़ों का, तो फेफड़े आ रहे हैं तो प्लमनरी तो आएगा ही आएगा, तो प्लमनरी आर्टरीज, और क्योंकि आर्टरी आ रहा है तो अशुद्ध रक्त होगा, प्लमनरी आर्टरी आ रहा है। अगर ये नॉर्मल आर्टरी आता तो शुद्ध रक्त होता, प्लमनरी आर्टरी आ रहा है तो अशुद्ध, ठीक विपरीत होगा प्लमनरी शब्द में। और इसमें इसी प्रकार से ब्लड लंग्स टू हार्ट, प्योर ब्लड होगा, ठीक है, प्लमनरी वेन्स में। अगला क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया था, मछली अशुद्ध रक्त से जीवन व्यतीत करती है। फिश लाइफ स्पैन बाय इम्प्योर ब्लड, मछली को 2 हार्ट चैम्बर होते हैं, ये 2 हार्ट चैम्बर से अपना जीवन बिताती है, और इसको जो ऑक्सीजन का स्तर इतना अच्छा नहीं होता है, और आपको पता होगा ये मजबूर है, ये खुली हवा में सांस नहीं ले सकती है, इसको गिल से सांस लेना पड़ता है, जिसको बोलते हैं गलफड़े। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम लोग नाक से या फेफड़ों से सांस ले सकते हैं। अगर हम भी गिल से सांस लेते हो तो इसका क्या अर्थ होता? इसका मतलब मुझे क्लास के दौरान भी एक पानी की भरी बाल्टी रखनी पड़ती, और बीच बीच में मैं क्लास में ही उस बाल्टी के अंदर सर डालता रहता, ताकि क्योंकि कांटेक्ट में आना पड़ता है वाटर के, तभी आप पानी में घुली ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो गिल्स के साथ ये प्रॉब्लम है, तो ये इसका फायदा बन जाता है, तो मछली पानी में काफी देर तक रह सकती है। नेक्स्ट, कभी भी आपको आता है भोजन में अम्ल, क्लियर हो गया, भोजन में अम्ल और CO2 रक्तचाप बढ़ाते हैं। एसिड एंड CO2 इन फूड इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर, ठीक हो गया। अगर भोजन में एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, क्लियर हो गया, भोजन में अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड रक्तचाप बढ़ाते हैं, क्लियर, और पीएच घटाते हैं, डिक्रीजेस द पीएच। एसिड एंड CO2 इन फूड इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर एंड डिक्रीजेस द पीएच, ठीक हो गया। तो भोजन में अम्ल और CO2 रक्तचाप को बढ़ाएंगे और पीएच घटाएंगे। तो अगर कोई व्यक्ति एसिडिक भोजन का इस्तेमाल करता है, ठीक है, एसिड खा लेता है भोजन में, वो ज्यादा एसिड, जैसे कोल्ड ड्रिंक, तो आपने सुना होगा ऐड आती है, ठंडा मतलब कोका कोला या दिल मांगे मोर, जो भी है, मतलब अलग अलग ऐड है, तो आप पढ़ लीजिएगा, साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर ये कह रहा है कि कोई कोल्ड ड्रिंक है, तो कोल्ड ड्रिंक, ये सब कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कहे जाते हैं, उनके अंदर एसिड होता है, क्लियर हो गया। और एसिड का माने ये फूड क्या करता है, ये हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ाता है और पीएच वैल्यू को घटाता है। या कोई भी ऐसी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली है, तो आप बहुत ज्यादा बेकरी प्रोडक्ट्स भी नहीं खा सकते हैं। अगर आप बार बार बेकरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ठंडे एरिया में तो चलो फिर भी मैनेजेबल है, जैसे कहते हैं कि भाई यूरोपियंस लोग तो सर सब फास्ट फूड ही खाते हैं, उनका चल रहा है, आप इंडिया में क्यों इसको अवॉइड कर रहे हैं, मना कर रहे हैं? मैं मना किसी को नहीं कर रहा, मैं तो आपको जो साइंस में फैक्ट है वो बता रहा हूं। ठंडे एरिया में इसलिए मैनेज हो जाता है क्योंकि ठंडे एरिया में ठंड में आपको पता होगा ब्लड प्रेशर कम रहता है। अगर ब्लड प्रेशर कम रहेगा तो एसिडिक चीजें, एसिडिक भोजन खाएंगे तो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अगर आपने गर्मी में एसिडिक भोजन किया तो सोने में सुहागा हो जाएगा, ब्लड प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि नाक से खून गिरेगा, बेचैनी होगी बहुत ज्यादा। तो ये सब बातें आपके साथ हो सकती हैं, क्लियर हो गया। तो आपको ध्यान रखना है, भोजन में कभी भी एसिड या कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और पीएच घटेगा। इसी प्रकार से भोजन में क्षार, समझ में आ रहा है? एसिड का माने ज्यादातर जो खट्टी चीजें हैं, कोल्ड ड्रिंक्स है, इस प्रकार इन सब का नेचर एसिडिक होता है। क्षार यानी कसैला कड़वा, वो रक्तचाप को घटाते हैं और पीएच बढ़ाते हैं। अब जो इसमें आजकल आयुर्वेदिक स्टाइल चल रहा है कि हमारा पतंजलि प्रोडक्ट्स या बाबा रामदेव या जो भी अलग अलग है, उनमें ज्यादातर कड़वी चीजें बहुत खाते हैं, जैसे नीम है, तुलसी है, पुदीना है, कड़वी कसैली यानी क्षार, एलोवेरा है। इन सब चीजों में बेसिक प्रॉपर्टी होती है क्षार। तो जितना ज्यादा बॉडी में क्षार जाएगा, बेस जाएगा, वो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो घटाएगा, पीएच बढ़ा देगा। तो याद रखिएगा, पीएच मींस पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि आप लोग जो भी भोजन करेंगे, भोजन में अगर चीज एसिडिक खाएंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और बेसिक चीज खाएंगे तो ब्लड प्रेशर घट जाएगा, क्लियर। तो आप ये काफी हद तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इसमें आ रही है अभी बात ब्लड प्रेशर मेजरमेंट मशीन की, किस प्रकार से इसको मापा जाता है, मशीन का नाम क्या है। यस,
शरीर का सामान्य रक्तचाप, हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है बॉडी का वो होता है 120 से 80 mm, याद रखिएगा 800 नहीं 120 टू 80 mm Hg। क्लियर हो गया। और ये भी आरआरबी पूछ चुका है, हाई ब्लड प्रेशर को बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर को बोलते हैं डायस्टोलिक। क्लियर हो गया। तो सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर, तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक है 120 mm, इतना औसतन होना चाहिए। क्लियर हो गया। यानी इसका जैसे दिल धड़क रहा है ज्यादा कम, तो ज्यादा में वो 120 mm से ज्यादा भी नहीं निकलना चाहिए और कम में 80 mm के नीचे भी नहीं जाना चाहिए। तो किसी किसी को 120 के ऊपर चला जाता है, जैसे 130 हो गया 150 हो गया तो उसको ब्लड प्रेशर हाई है। और किसी किसी को लो वाला 80 के बजाय वो 70 पर चला जाता है 60 पे, तो उसको ब्लड प्रेशर लो है। और कोई कोई दुर्भाग्य से दोनों में ही कमजोर होते हैं, हाई वाला चला जाता है 140 और लो वाला चला जाता है 60, तो उसको लो में भी दिक्कत है और उसको हाई में भी दिक्कत है। तो आप लोगों को बात याद रखनी है कि हाई और लो का क्या लेवल रहेगा और उसको मापने का इंस्ट्रूमेंट कौन सा होगा। रक्तचाप मापने का यंत्र होगा स्पिग्नोमैनोमीटर। क्लियर होगा, स्पिग्नोमैनोमीटर। ठीक है, आपने देखा भी होगा शायद, पट्टा सा बांध के इसको पंप करता है डॉक्टर, पहले ब्लड को ऊपर लेकर जाता है, ब्लड माने उसका जो मापने वाला जो पारा भरा होता है उसके अंदर मरकरी भरा होता है। आपको पता है मरकरी बहुत ज्यादा कोहेसिव होता है, एडहेसिव नहीं होता। मरकरी सिर्फ कांच पर चिपकता है, आपके हाथ पे या कांच पे कहीं, सॉरी मरकरी सिर्फ मरकरी पर चिपकता है, नॉट कांच पर चिपकता है। मरकरी इज वेरी कोहेसिव इन नेचर, दैट्स व्हाई हम सिर्फ मरकरी का इस्तेमाल करते हैं मेडिकल डिवाइसेस के अंदर। तो जब आप इसको प्रेशर देंगे तो मरकरी कांच में ऊपर ऊपर जाना शुरू कर देगा। अगर आप मरकरी की बजाय कोई और लिक्विड भरने का प्रयास करेंगे तो वो क्या होगा, कांच पे चिपक जाएगा या जो भी सरफेस पे चिपक जाएगा, तो आपके प्रेशर को वो एग्जैक्ट मेजर नहीं कर पाएगा। ठीक हो गया, ध्यान है ना। वही वो मेजरमेंट मशीन है जो आपने देखी होगी, डॉक्टर या पट्टा बांधता है तो उसके बाद पंप करता है, तो ऊपर लेकर जाता है पारे को, उसके बाद रिलीज कर देता है, उसको बोलते हैं स्पिग्नोमैनोमीटर। अगर वो स्पिग्नोमैनोमीटर की बजाय स्पिग्नोमीटर भी लिख दे तो भी करेक्ट है। नेक्स्ट, कभी कभी ब्लड को हम क्या माने, एक प्रकार का सेल माने या टिश्यू माने या ऑर्गन माने, तो इसका आंसर यहां मिल रहा है रक्त एक सरल संयोजी उत्तक है। ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू है ये, तो हमारा रक्त जो एक प्रकार का टिश्यू माना जाता है, उत्तक माना जाता है। और कभी इसका नेचर क्या है, स्लाइटली बेसिक इन नेचर। आवर ब्लड इज स्लाइटली बेसिक, यानी पीएच इसका 7.4। ठीक हो गया, our blood is slightly basic in nature, power of hydrogen is 7.4, 7 से थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक हो गया। आपको लग रहा है सर मैंने तो खून बहुत पिया है, जैसे प्राय कहते रहते हैं घर में मजाक में, चाहे कहते हो मम्मी पापा कहते हैं तूने तो मेरा बहुत खून पी लिया। तो खून पीने का वो मतलब नहीं कि ग्लास में डाल के आपने पी लिया है, मतलब उसको एक प्रकार का मुहावरा मान सकते हैं आप। लेकिन अगर आपको चोट लगी है तो आपने ऐसे शायद वो अपना खून कभी ऐसे इनटेक किया हो तो आपको लगा सर वो तो खट्टा खट्टा है, वो इसलिए खट्टा लग रहा है क्योंकि स्किन में जो साल्ट है वो भी साथ में जाता है। लेकिन वो अगर ब्लड का नेचर पूछता है एग्जाम में तो वो नॉट एसिडिक, इज स्लाइटली बेसिक इन नेचर। ध्यान रखिएगा, हम नमक को भी एसिडिक नहीं मानते हैं, नमक इज साल्ट, तो नमक क्या है, न्यूट्रल है। ठीक हो गया, तो इस चीज का आपको एकदम ध्यान रखना है, एग्जाम में आए तो तुरंत आंसर देना है। नेक्स्ट, कभी भी आपको क्वेश्चन आ जाए रक्त में कितना प्रतिशत प्लाज्मा है, तो ध्यान रखिए 55 to 60% ब्लड इज ऑफ प्लाज्मा। आपके शरीर में आपको पता होगा 70% पानी है, ठीक है, और आपका खून में 60% प्लाज्मा है, और उस प्लाज्मा में लगभग सारा पानी है। मेरी बात समझना जरा, खून में 60% प्लाज्मा है और उस प्लाज्मा में लगभग सारा पानी है, तो हम कह सकते हैं खून में आधा पानी है। ठीक हो गया, तो साफ साफ कह रहा है प्लाज्मा में 90% पानी है, 7% प्रोटीन है, 0.9% लवण यानी साल्ट है, 0.1% ग्लूकोज और बाकी के मिनरल्स या अकार्बनिक लवण। क्लियर हो गया, जैसे सोडियम है, पोटाशियम है, ये सारे मिनरल्स जो हैं वो अकार्बनिक लवण कहे जाते हैं, इनऑर्गेनिक मिनरल कहे जाते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, 90% वाटर प्लाज्मा में, नॉट ब्लड में। तो ये चीज आ गई। जैसे खून हमारा पीता है मच्छर, किसके लिए खून पीता है वो, प्रोटीन के लिए खून पीता है, कि उसको अंडे देने के लिए प्रोटीन चाहिए, और उसको लगता है ये रिच सोर्स क्या है, ह्यूमन बीइंग,
तो इसलिए वो आप पर अटैक करता है और आपका खून पी जाता है। और आपके खून में इंस्टेंट एनर्जी भी है, यानी वो अगर कोई जानवर पी रहा है तो उसको तुरंत ऊर्जा मिल रही है, क्योंकि आपके खून में 0.1% ग्लूकोज भी है। ठीक हो गया, तो इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज, कभी भी आपको एग्जाम में पूछता है कि रक्त में बाकी का जो बच गया पार्ट वो कितना है, तो याद रखिए रक्त में करीब 35 से 40% जो है वो पार्ट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हैं। क्लियर हो गया? रक्त का जो बच गया बाकी का, देखो 55 to 60% तो क्या है, प्लाज्मा है। बाकी जो बच गया पार्ट वो क्या है, रक्त का आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक हो गया, ये प्लेटलेट्स कर लीजिएगा इसको, यहां जो स्पेलिंग में गलती है इसको, चीज को प्लेटलेट्स, कई लोग उसको गलती से कह देते हैं मेरी प्लेटें कम हो गई। ठीक है, तो प्लेटलेट्स कोई प्लेटें नहीं है, प्लेटें अलग है। हिंदी में इसको बोल देते हैं बिंबाणु, रक्त बिंबाणु। तो इसके बारे में थोड़ा आइडिया ले लेते हैं, किस किस प्रकार से क्या क्या क्वेश्चन इसका एग्जाम में बन सकता है। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, एक प्रकार का छोटा सा मैं आपको कंपैरिजन दे देता हूं इन तीनों का। जो आरआरबी ने पूछा है उसका कंपैरिजन मैं आपको यहां मोटा मोटा दे देता हूं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यस, पहला तो क्या है, कभी के आरबीसी का अल्टरनेट नेम इरेथ्रोक्राइट्स, याद रखिएगा इरेथ्रोक्राइट्स आरबीसी का अल्टरनेट नेम या कहीं इसका साइंटिफिक नेम है। ये सब शब्द जो है इसके मूल रूप से वो यूनानी है, ग्रीक वर्ड्स हैं। डब्ल्यूबीसी का जो आजकल आपको पता है टीवी में बहुत ऐड आ रही है, अपने शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी का माने श्वेत रक्त कणिकाएं जिनको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। और डब्ल्यूएचओ ने बड़ी हैरान परेशान करने वाली रिपोर्ट दी है कि आने वाले समय में, यानी आने वाले 50 से 60 सालों में लोग एचआईवी पॉजिटिव नहीं भी होंगे तभी भी एचआईवी पॉजिटिव की तरह जल्दी जल्दी बीमार होंगे, इम्यूनिटी मतलब पूरी तरह से खत्म हो जाएगी अगर यही लाइफस्टाइल रहा। क्योंकि आपको पता है शरीर को एंटीबॉडी बनाने के लिए खुले वातावरण में जाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत घाव भी सहना पड़ेगा। अब आपको पता है मां बाप बच्चे को पूरी तरह शेल्टर में रखना चाहते हैं, यानी पूरी तरह हम हमारे सामने रहे और बिल्कुल भी उसको एक भी कट ना लगे। मैं आपको बता दूं, अगर किसी बच्चे को 15-16 साल तक एक भी चोट नहीं लगी है, अगर 16-17 साल में उसको अचानक कोई बड़ा घाव लग जाए तो हो सकता है उसी घाव से ही मर जाए वो। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी इनफैक्ट जितने वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन क्या है आपको क्या लगता है, वो भी हम आर्टिफिशियली बच्चे को बीमार करते हैं ताकि बच्चा भविष्य में बीमार ना हो। यही है कि और कुछ तरीका है भाई। हम जैसे किसी को हमने चेचक का टीका लगाया, पॉक्स का टीका लगाया, तो क्या होता है, पॉक्स का टीका लगाने में वायरस वाला बच्चा 3-4 दिन के लिए बीमार सा पड़ जाता है। वो कई बार आपने देखा वो बहुत ज्यादा सूज भी जाता है वो, तो लेकिन उसका फायदा क्या होता है, वो लाइफ टाइम के लिए ठीक हो गया। तो कुछ ऐसा ही आपको ध्यान रखना है, अगर कोई बच्चा लाइफ में कभी भी बीमार नहीं पड़ा, कोई घाव भी नहीं हुआ और अचानक उसको ये बीमारी हो जाए तो ठीक नहीं होगा। तो डब्ल्यूएचओ साफ साफ कह रहा है कि भाई शेल्टर तो दो आप, सुरक्षा तो दो आप, लेकिन वो किस हद तक होनी चाहिए उसका भी एक स्तर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो बच्चा डेटॉल की बोतल अपने 24 घंटे जेब में लेके घूमता है, फिर तो नहीं चलने वाला। और अभी भी जो बीमारियां फैली हैं आपको पता है, दुर्भाग्य से ये जो कोरोना कोविड-19 है, इसमें भी साफ साफ ये आ रहा है कि जिसका इम्यूनिटी बहुत तगड़ा है उसको कोरोना वायरस से कोई खास भय नहीं है, लेकिन जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है उस पर एंटीबॉडी बनना बहुत कठिन काम है। तो आपको पता है आगे भी इस प्रकार की कोई बीमारी अगर आ जाए तो आपको पता है क्या चीज इलाज है, आपका डब्ल्यूबीसी स्ट्रॉन्ग करे, इनको अल्टरनेट नेम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स। और ऐसे रक्त बिंबाणु या प्लेटलेट्स का अल्टरनेट नेम क्या है, मेगा कार्योसाइट्स, मेगा कार्योसाइट्स। तो याद रखिएगा ये तीनों के नाम आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब इसका मैंने यहां थोड़ा आपको काम भी समझने का प्रयास किया है। आरबीसी का काम क्या है, रक्त शरीर में ऑक्सीजन का संचार, ऑक्सीजन सर्कुलेशन, जो ब्लड में ऑक्सीजन का संचार है वो इसका किसका काम है, आरबीसी का। डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, प्रतिरक्षा प्रणाली, डिशुम डिशुम करना, क्लियर, यानी लड़ना। कोई भी फॉरेनर हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उसकी पिटाई कौन करता है, डब्ल्यूबीसी, कि भाई तो ऐसे कैसे अंदर आ गया, प्रकार से कह सकते हैं कि कमांडो है, सोल्जर्स हैं ये, तो रक्त के सैनिक कह सकते हैं आप इसको डब्ल्यूबीसी को। प्लेटलेट्स का काम एक प्रकार का जैसे बीएसएफ का काम होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी अगर मेरे यहां कहीं कट लग जाता है तुरंत प्लेटलेट एक्टिव हो जाएगा और उसको रक्त का थक्का जमा देगा। अगर थक्का नहीं जमाएगा तो फॉरेनर
वहां से अंदर जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सबका अपना इंपॉर्टेंट काम है और हम किसी के काम को डिनाय नहीं कर सकते हैं। आरबीसी का भी बहुत इंपॉर्टेंट, डब्ल्यूबीसी का भी और प्लेटलेट्स का भी। लेकिन इसमें यह बात पक्की है, क्लियर हो गया, यह बात पक्की है कि तीनों में अगर हम सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आरबीसी ही राजा है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी को भी हमने सेनापति मान लिया, लेकिन राजा तो फिर राजा ही होता है। आप में से जिस जिसका डब्ल्यूबीसी घटा हुआ है, नॉट डब्ल्यूबीसी, आरबीसी घटा हुआ है, तो उसको हीमोग्लोबिन भी कम होगा। याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन प्रोटीन का नाम है जो कौन से सेल में पाया जाता है, आरबीसी। हीमोग्लोबिन प्रोटीन प्रेजेंट इन आरबीसी 12 से 18 मिलीग्राम पर 100 ml होना चाहिए, 100 ml। एक बड़े ग्लास में 300 ml पानी आता है, तो अगर उसका 1/3 पानी या उसमें खून ले लें हम, तो उसमें 12 से 18 मिलीग्राम क्या होना चाहिए, हीमोग्लोबिन। ये प्रोटीन का नाम है, याद रखिएगा। और इस प्रोटीन में ऑक्सीजन को सोखने की ताकत है। अगर ये प्रोटीन कम हो गया तो जीते जी भी आप मृत के समान हो जाएंगे। यानी आपकी जो चेतना शक्ति, आपकी एक्टिवनेस है, वो कौन मेंटेन करता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कम होने का तात्पर्य क्या होगा, वो इंसान चीजों को समझ नहीं पाएगा और छोटे छोटे इश्यू को भी बहुत बड़ा इश्यू मान लेगा। यानी उसको जजमेंट कमजोर हो जाता है। पता लगा कि उसकी ट्रेन छूट गई, मरने मारने पर आ जाएगा, क्या हो गया, मेरी जिंदगी खत्म है। ये इस प्रकार की छोटी बातों को, भाई ठीक है यार, बसें होती हैं, ट्रेनें होती हैं, वो छूटने के लिए होती हैं, कभी दोबारा छूट जाए तो दोबारा दूसरी आ जाएगी। लेकिन इस चीज पर अपना जीवन, मैं तो बहुत खराब हूं मैं, इसका मतलब उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, उसको चीजों को कोऑर्डिनेट करने में। तो उसको आरबीसी कमी है, और आरबीसी का सीधा संबंध किससे है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन से। तो ऐसे आदमी को क्या, कौन सा मिनरल खाना चाहिए, लोहा। तो कभी के लोहे का सीधा संबंध नहीं आरबीसी से और हीमोग्लोबिन प्रोटीन से। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। तो अब तीनों का काम आपको समझ में आ गया। फिर आता है अब तीनों का काम समझ में, इसके बाद इन तीनों का जन्म स्थान कहां है। तो कभी भी कहे जनरेशन हाउस, या इनका जन्म कहां हुआ है, निर्माण कह सकते, निर्माण ग्रह। तो इनका निर्माण होता है बोन मैरो। याद रखिएगा, बोन मैरो को बोलते हैं अस्थि मज्जा। हमारी हड्डियों का इंटरनल टिश्यू है जिसका नाम है अस्थि मज्जा। और ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स यहीं से बनते हैं और यहीं से निकलते हैं। ठीक हो गया। तो कभी भी कहे बोन मैरो हमारे हड्डी का एक इंटरनल टिश्यू है जो यहां से निकलकर हमारे ब्लड में मिलते हैं। तो इस प्रकार का टिश्यू का नाम है बोन मैरो, प्रेजेंट होता है हमारे बोन के अंदर, जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का जनरेशन हो, निर्माण ग्रह। हाँ, ये क्वेश्चन एक्सेप्शन माना जा सकता है कि अगर कोई बच्चा गर्भ काल में है, अभी बोन मैरो ही नहीं बना उसका, उस समय बच्चे का जो आरबीसी है वो कहां बनेगा। तो याद रखिएगा, प्रेगनेंसी के समय आरबीसी का निर्माण ग्रह होता है लीवर। क्लियर हो गया। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम जनरेशन हाउस ऑफ आरबीसी इज लीवर, यकृत, या जिसको जिगरा भी कह देते हैं। क्लियर, जिगरा यहां पैदा होगा वो। अब पैदा हो गया है, ठीक है। इसके बाद इनकी संख्या कितने कितने होते हैं, तो आरबीसी संख्या में होते हैं 45 लाख से 65 लाख पर क्यूबिक एमएम। इसका मतलब है अगर हमने 1 mm लंबी चौड़ी ऊंची कोई कांच की नली ली है, उसमें कितना ब्लड डाल दिया, 1 mm भर दिए, तो उसमें 45 से 65 लाख आरबीसी सेल मिलेंगे हमें। और डब्ल्यूबीसी कितने होंगे, 4000 से 11000 पर क्यूबिक एमएम। जैसे मैं बता रहा था, आने वाली जो समय होगा उसमें लोगों में 4000 की बजाय 500, 700, 400 यानी कम होता जाएगा। और अगर ये इतना कम हो गया तो फिर वो, जैसे एचआईवी पॉजिटिव क्या होता है, उसमें यही तो होता है कि वो बीमार हो जाए तो ठीक ही नहीं होता है। तो इसमें ऐसा ही हमारे साथ भी हो सकता है, अगर हम बहुत ज्यादा बॉडी को केयर में रखें। ठीक है, केयर में रखना चाहिए, बट केयर का मतलब ये थोड़ी कि आप घर से बाहर ही ना निकलो। क्लियर है। कोरोना कोविड-19 में वो गवर्नमेंट की गाइडलाइन सही है, लेकिन आप देख रहे होंगे इनमें भी वो लोग सेफ रहे जिन्होंने अपने आप को उस काबिल बना रखा था इम्यूनिटी स्ट्रांग करके। और घर के अंदर बंद रहने से इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं हुई,
ये आप लोग भी जानते हैं, जिन जिन लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग है उन लोगों ने इसके लिए अच्छी खासी मेहनत की है। ठीक है, तो 4000 से 11000 होना चाहिए WBC। प्लेटलेट्स की बात करते हैं तो प्लेटलेट होता है 1.5 लाख से 4 लाख, 1.5 लाख से 4 लाख पर क्यूबिक mm। तो कभी एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ जाए कि प्लेटलेट 1 क्यूबिक mm में कितना होगा, 1.5 लाख से 4 लाख होगा। जब किसी को भी डेंगू होता है तो बुरी तरह प्रभावित होते हैं प्लेटलेट्स, और अगर प्लेटलेट्स गिरना शुरू हो जाए तो व्यक्ति को हार्ट अटैक आ सकता है, क्योंकि ब्लड का जो थक्का जमाने की ताकत है वो खत्म हो जाएगी। तो ब्लड बहुत ज्यादा हल्का हो सकता है, तो ब्लड इतना सर्कुलेट करेगा तो अटैक आ जाएगा। तो इसीलिए डेंगू में बहुत बड़ा भय रहता है प्लेटलेट्स के कम होने से अटैक आने का भी। तो इतना समझ में आ गया, इतनी संख्या में है। अब आती है बात इनके जीवन अवधि, कितने दिनों तक जीवित रहते हैं। तो इसका जीवन काल है 120 दिन, 120 डेज आरबीसी का जीवन काल। WBC 1 to 4 डेज, 1 से 4 दिन, और प्लेटलेट्स 5 से 7 दिन तक जीवित रहते हैं। तो कभी क्वेश्चन है सबसे अधिक जीवित कौन रहता है, आरबीसी, करीब करीब 4 महीने, 4 3 बार 120 दिन तक जीवित रह सकते हैं। फिर उसके बाद प्लेटलेट्स का नंबर सबसे कम WBC। अब जो पैदा हो उसकी मृत्यु निश्चित है। ऐसे ही आरबीसी, WBC, प्लेटलेट्स ने भी अपनी जगह निर्धारित की कि भाई कहां मरना है। तो कभी कहीं इनका ग्रेवयार्ड, कब्रगाह कहां है, तो इनका कब्रगाह कहां है, कभी के आरबीसी का कब्रगाह तो प्लीहा, प्लीहा या स्प्लिन, ध्यान रखिएगा, स्प्लिन या प्लीहा हमारे लीवर से अपोजिट साइड पर, यानी बाईं तरफ, लीवर हमारा दाईं तरफ है, स्प्लिन एक छोटी सी थैली है जहां पर आरबीसी और प्लेटलेट्स फेयरवेल पार्टी करते हैं, यानी जाने से पहले अपनी आखिरी वही पार्टी होती है इनकी, वहीं जमा होते हैं। WBC का थोड़ा अलग हिसाब है, ये आपके जहां जहां नॉड्स है, जॉइंट है, वहीं इकट्ठे उनको बोल देते हैं लसिका प्रणाली, लसिका प्रणाली। क्लियर हो गया, लिया लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक नॉड्स या लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ। तो कभी भी कहे श्वेत रक्त कणिकाएं, WBC अंतिम सांसें कहां लेता है, लसिका प्रणाली में, ये लिम्फेटिक सिस्टम में अपने अंतिम सांसें लेता है। आरबीसी लेता है प्लीहा में, और प्लेटलेट्स भी आखिरी सांसें प्लीहा में ही लेता है। क्लियर हुआ। तो आपने देखा भी, लास्ट क्लास में आपको बताया था मैंने, ये जो बीमारी होती है प्लेग, प्लेग में भी लिम्फेटिक सिस्टम या लसिका प्रणाली प्रभावित होती है, जिसमें आपको पता है इन जॉइंट्स में बहुत ज्यादा खुजली होती है, उन खुजली में से खून बहना शुरू हो जाता है। तो आपको काफी हद तक क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें हम ब्लड ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे, किस किस प्रकार के ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, इनका एक्सचेंज कैसे किया जा सकता है, माता पिता के ब्लड ग्रुप क्या है, तो बच्चे में कौन से ब्लड ग्रुप ट्रांसफर होंगे या नहीं होंगे। तो सारी बातें हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इंतजार कीजिए अगली क्लास का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।